हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक हमने जो पिछले जो वीडियो डाला था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, अधिगम की परिभाषाएं पढ़ ली थी और अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ लिया था। आज वाले इस वाले वीडियो के अंदर हम जो चर्चा करने वाले हैं ये करने वाले हैं कि अधिगम जो होता है वो एक स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन दोनों है। वो कैसे है, देखिए हम जो दो चर्चा करने वाले हैं आज, वो सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि अधिगम, सबसे फर्स्ट देखेंगे हम अधिगम स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, अधिगम स्थायी परिवर्तन। और जो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे अधिगम अस्थायी परिवर्तन कैसे है। अधिगम अस्थायी परिवर्तन। तो ये दोनों पॉइंटों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि अधिगम स्थायी परिवर्तन कैसे और अधिगम अस्थायी परिवर्तन कैसे है। दोस्तों, अधिगम जो होता है उसका स्थायी परिवर्तन का सबसे बड़ा एक ही शब्द उत्तरदायी है। कौन सा? परिपक्वता। अब ये परिपक्वता क्या होता है? अधिगम के स्थायी परिवर्तन के अंदर ये परिपक्वता कैसे सहयोग करती है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि परिपक्वता एक ऐसा शब्द है जो एक प्राकृतिक रूप से और नैसर्गिक प्रक्रिया है। परिपक्वता यानी कि इसके लिए आपको किसी अभ्यास की और किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो आपको मालूम है। मैच्योरिटी यानी आपको कोई आपको सिखाएगा नहीं कि आपकी मैच्योरिटी आप ऐसे करेंगे तो आप में मैच्योरिटी आएगी, या आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो आप में मैच्योरिटी आएगी। एक्चुअल में मैच्योरिटी जो है वो ऑटोमेटिक एक आपकी आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके अंदर कुछ परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन आएंगे तो ऐसे ऐसे आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी और आपके जो अंदर व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आपने जो भी अनुभव सीखे होंगे अभी तक, और जैसे जैसे आप नए नए अनुभव सीखते जाएंगे तो मैच्योरिटी के अनुसार आपके उस व्यवहार के अंदर परिवर्तन होता जाएगा। तो इसलिए ये जो मैच्योरिटी शब्द है, तो ये क्या है कि एक प्राकृतिक है, यानी कि इसके अंदर आप खुद किसी तरीके से कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं कि है ना आपको ये चीज सीखनी होगी या इसके लिए कोई जैसा कि कोई कोर्स करना होगा तो आप में मैच्योरिटी होगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैच्योरिटी एक नेचुरल है, ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आप में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन आएंगे, वैसे वैसे ये मैच्योरिटी आएगी। तो दोस्तों, ये जो मैच्योरिटी है यही एक आपके अधिगम के अंदर स्थायी परिवर्तन लाती है। अब देखिए सब, जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ मैं इसको। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि मैच्योरिटी के लिए एक बीज होता है, ठीक है ना। बीज सबसे पहले एक वो पौधा बनता है, ठीक है। पौधे के बाद जब उसके बाद उसकी क्या बोलते हैं, टहनियाँ निकलती हैं। टहनियाँ निकलती है, उसके बाद उसके अंदर फूल आना शुरू होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो पेड़ बनता है। तो ऐसे ही एक मैच्योरिटी होती है। एक सबसे पहले मैच्योरिटी के लिए क्या होता है कि एक सबसे पहले बच्चा क्या है कि गर्भ के अंदर उसके कोशिकाओं के अंदर उसका एक बीज मतलब धारण कर चुका होता है बीज के रूप में, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वो जन्म लेता है, जन्म के बाद वो शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक। तो ये उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, यानी कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर परिवर्तन आते जाएंगे, यानी उसके अंदर मैच्योरिटी, परिपक्वता आती जाएगी, ठीक है। तो ये एक विकासात्मक प्रक्रिया, ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। इसका जो शब्द है क्या है, इसका स्थायी परिवर्तन का, यानी कि अगर आप स्थायी परिवर्तन को एक शब्द में समझाना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे कि स्थायी परिवर्तन के लिए जो शब्द उत्तरदायी है वो कौन सा शब्द है? परिपक्वता। परिपक्वता शब्द जो है वो आपके स्थायी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। इसके लिए आपको किसी भी अभ्यास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको मालूम है मैच्योरिटी के लिए आपको कोई सिखाएगा नहीं कि आपका ये चीज कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए तो ये आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी के लिए क्या है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके अंदर कुछ शारीरिक मानसिक परिवर्तन आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि अधिगम जो है स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि परिपक्वता के कारण ये स्थायी परिवर्तन इसको कहा गया है। अब दूसरा है कि अधिगम अस्थायी परिवर्तन कैसे है। अस्थायी परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कि देख लीजिए, अभी तक मैच्योरिटी के हमने देखा, स्थायी परिवर्तन के लिए मैच्योरिटी उत्तरदायी। वैसे अस्थायी परिवर्तन के लिए जो आपको कुछ मतलब आप ये होता है ना कि आपके जैसे अंदर के आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे आप एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा काम कर लिया तो आप थक गए, ठीक है। अब थकावट हो गई तो आपके अंदर क्या परिवर्तन हो गया कि आप थक गए तो आप या तो सोएंगे या आराम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक तो हो गई थकावट, या फिर आपने कुछ ऐसे कि मान लीजिए कि आप इतनी ज़्यादा कि आप किसी चीज़ के आदी हो गए, यानी कि मान लीजिए आपने कोई नशीला पदार्थ ले लिया, यानी कि आपने कुछ भी एज अल्कोहल ले लिया, ठीक है। अल्कोहल लेने के बाद आपके अंदर जो मानसिक परिवर्तन हुआ और शारीरिक परिवर्तन हुआ, यानी कि आप जो झोला मिला खाते हैं, ठीक है ना, तो एक तरह से वो अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। अब ये होता ही है कि अस्थायी परिवर्तन के कारण ये जो अस्थायी परिवर्तन होता है तो इसके अंदर जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है ना अस्थायी रूप से, तो ये इसके लिए जो शब्द उत्तरदायी है वो कौन सा हो गया? अधिगम का अस्थायी परिवर्तन इसके लिए हो गया कि आपकी थकान, आपकी जो नशीला आपने जो पदार्थ यूज किया वो, या किसी भी तरह की आपकी नींद, या किसी दूसरे जो मतलब अस्थायी रूप से कहीं अवेलेबल है, ठीक है ना, वो आपके लिए वो शब्द उत्तरदायी है, ठीक है।
तो अधिगम के स्थायी परिवर्तन के लिए परिपक्वता, और अधिगम के अस्थायी परिवर्तन के लिए, अधिगम के अस्थायी परिवर्तन के लिए जैसे कि आप ये ले सकते हैं, थकान ले सकते हैं। जो शब्द इसके लिए उत्तरदायी कौन कौन से, थकान हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप ये लग सकते हैं कि आप नशीली कोई वस्तुएं, अगर आपने कोई चीज ली है तो वो ले सकते हैं, या फिर आप नींद की अवस्था में तो वो देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जो आपके अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अस्थायी परिवर्तन कैसे होते हैं, देखो स्थायी परिवर्तन जो है ना आपका, ये एक ऐसे देख लीजिए कि एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। एक अगर हम साइंस की लैंग्वेज में समझें तो एक रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, देखिए रासायनिक परिवर्तन जैसे कि दूध से आप दही बना दीजिए, ठीक है, दूध से दही बन जाएगा। अब वापस क्या दही से दूध बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना। तो यही आपका स्थायी परिवर्तन, ये परिपक्वता के कारण होता है, ठीक है। परिपक्वता आपके 25 से 30 की एज तक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे आप में परिवर्तन आते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए आपका ये अधिगम स्थायी परिवर्तन है। इसके लिए आपको कोई कुछ सिखाता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप 18 प्लस की एज में आएंगे तो आपकी दाढ़ी आएगी, मूंछ आएगी, कोई इसके लिए आपको कोर्स नहीं कराएगा। जैसे जैसे आपके अंदर एज में परिवर्तन आएगा वैसे वैसे आपके अंदर ये परिवर्तन ऑटोमेटिकली आएंगे, इसलिए इसका एक शब्द परिपक्वता उत्तरदायी होता है, ठीक है। अस्थायी परिवर्तन यानी कि आपने ये देख लीजिए, स्थायी परिवर्तन के लिए आपके लिए कौन सी हम दे सकते हैं, रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया। जबकि अस्थायी परिवर्तन के लिए भौतिक, कौन सा शब्द दे सकते हैं आप, भौतिक प्रक्रिया देख सकते हैं आप, ठीक है ना। भौतिक प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बर्फ जो फ्रीज के अंदर है आपने पानी रख दिया, ठीक है ना, एक कटोरे के अंदर डाल। अब जैसे वो पानी रखा है तो वो पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप कुछ समय बाद बर्फ को आप खुले में छोड़ दीजिए तो वापस पानी में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही ये अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई नशीले सेवन किया है, नशीले पदार्थ का, ठीक है। अब आप जब तक उस नशीले पदार्थ के जो आप एडिक्टेड है तब तक तो आप उसके अंदर वैसे ही व्यवहार करेंगे जब तक आपके अंदर वो नशीला पदार्थ है, ठीक है। जैसे ही आप नशीले पदार्थ से बाहर आ जाएंगे, उस क्रिया से बाहर आ जाएंगे, वापस आप आपकी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, ये यानी कि रिवर्स वापस पॉसिबल है। वैसे इसके अंदर अस्थायी परिवर्तन में रिवर्स पॉसिबल है, इसलिए इसको अस्थायी परिवर्तन के लिए भौतिक प्रक्रिया शब्द काम में लिया गया है। और इसके लिए स्थायी परिवर्तन के लिए कौन सा शब्द काम में लिया है, रासायनिक परिवर्तन। इसलिए दोस्तों क्या है कि आपके जो अधिगम है ना, अधिगम के अंदर 3 शब्द कौन कौन से, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन है वही अधिगम है। फाइनली अधिगम को आप कैसे परिभाषित करेंगे, व्यवहार यानी कि आपके अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है ना। अब देख लीजिए कि अधिगम जो है आपके अंदर, ये मालूम है अगर स्थायी परिवर्तन है तो अगर स्थायी है तो आपके अंदर उसके अंदर कोई परिवर्तन या कोई चेंज लाने की गुंजाइश नहीं होगी। अस्थायी है तो जैसे आप उस क्रिया से बाहर आ जाएंगे तो यानी उसके अंदर परिवर्तन लाना संभव है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके परिपक्वता और अधिगम के अंदर अंतर क्या होता है, ठीक है ना। अब हम उसको समझेंगे। देखिए हम देखते हैं, एक तरफ लिख लिया, एक तरफ आप लिख लीजिए परिपक्वता और एक तरफ हम लिख लेते हैं अधिगम, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि आपका जो अधिगम है वो अधिगम क्या है, सबसे पहले तो अधिगम के लिए क्या है कि दोस्तों, जैसे कि आपने यह है कि अधिगम के लिए ये मान लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारी व्यवहारिक क्रियाएं करनी पड़ती है। कैसे, जैसे कि यहाँ लिख लीजिए बहुत सारी व्यवहारिक क्रियाएं करनी पड़ती है। व्यवहारिक क्रियाएं यानी कि बहुत सारे आपने अनुभव एकत्रित कर लिए, बहुत सारी आपने क्रियाएं करी, तब जाके आपको आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यानी आपको अधिगम हुआ, तब जाके आपने कोई चीज़ सीखी। फॉर एग्जाम्पल आप आपकी रीट ले लीजिए, यानी कि रीट के लिए आप कभी एसएसटी पढ़ते हैं, कभी साइकोलॉजी के पढ़ते हैं, कभी हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। इन सबको संगठन करके आप 3 घंटे के लिए एग्जाम में बैठेंगे, उसके बाद आप टीचर बनेंगे। तो वही आपके बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद अधिगम के रूप में आपको यानी बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ी तो आपका अधिगम हुआ। परिपक्वता के लिए आपको ये क्रिया नहीं करनी पड़ती है। एक्चुअल में परिपक्वता क्या है, ये स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक और प्राकृतिक है, स्वाभाविक प्लस प्राकृतिक, ठीक है ना। यानी कि स्वाभाविक ये क्या नेचुरल है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है साहब, क्योंकि इसलिए नेचुरल है क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे परिपक्वता ही आएगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आप ये देख लीजिए कि आपका जो अधिगम है, अधिगम अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कैसे कि अधिगम अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कैसे होता है, जैसे अगर सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल है तो अधिगम होगा, अगर प्रतिकूल है यानी आप नेगेटिविटी के अंदर है बहुत ज्यादा तो आपके अधिगम होने की संभावना कम है। जबकि अगर आप पॉजिटिविटी स्थिति के अंदर, पॉजिटिव स्थितियों में है तब आपके अधिगम होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए अधिगम क्या है,
अनुकूलन प्रक्रिया यानी अनुकूल है, जबकि परिपक्वता प्रतिकूल और अनुकूल दोनों स्थितियों के अंदर होता है। प्रतिकूल प्लस अनुकूल दोनों ही स्थितियों के अंदर होगा। कैसे होगा? प्रतिकूल, अगर आप बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा, तो भी आपके अंदर परिपक्वता आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा अमीर है यानी आपके पास अच्छे सेटल है लाइफ में, तो भी अंदर आपके अंदर परिपक्वता आएगी, यानी दोनों ही स्थितियों के अंदर होता है। अधिगम, तीसरा हम देखते हैं, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कभी भी नहीं रुकती। आप जब से जन्म होता है बच्चे का, जब से लेकर एक वृद्धावस्था तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि परिपक्वता, परिपक्वता जी हाँ दोस्तों, परिपक्वता 25 से 30 वर्ष की अवस्था में आना शुरू होती है। कब से? 25 से 30 वर्ष की अवस्था में परिपक्वता आना शुरू होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं हम। 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ठीक है ना। चौथा पॉइंट आप ये देख लीजिए कि अधिगम, अधिगम के लिए आपको अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। क्या किसकी आवश्यकता होती है? अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, यानी कि मोटिवेशनल की आवश्यकता होती है। कैसे होती है मोटिवेशनल की आवश्यकता? इसलिए होती है, मान लीजिए आप रीड की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कभी कभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का डर होता है कि क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर पे लिस्ट रुकेगी, कितने नंबर पे लिस्ट नहीं रुकेगी, इस तरह के बहुत सारे डर रहते हैं, ठीक है ना। तो आप जब अंदर से, जब आपके अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं मुझे करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कैसे भी हो, हर परिस्थिति के अंदर मेरे को ये करना ही करना है, ठीक है ना। तो अभिप्रेरणा, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन है तो अधिगम पॉजिटिव होगा, ठीक है। जबकि परिपक्वता के लिए किसी अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी आप, अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा तो भी आपके अंदर ये परिवर्तन जो मतलब शारीरिक रूप से जो भी जैसे भी परिवर्तन होंगे तो भी परिवर्तन आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए अधिगम, अधिगम आपका कैसा वाला परिवर्तन है? एक मानसिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक कैसे? आप कोई चीज सीखेंगे तो आपके मानसिक रूप से आप उस चीज, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने एसएसटी पढ़ ली, ठीक है ना। अब पहले आपने ऐसे कुछ भी नहीं जानते थे, आप जैसे जीके के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आपने एक बार पढ़ लिया तो अब आप उसके बारे में जान चुके हैं, तो आपके मानसिक रूप से आप में परिवर्तन आ गया, यानी कि आप कुछ चीजों को जानने लग गए, और मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप में परिवर्तन आने लग गया, ठीक है। तो आपका अधिगम है। जबकि आपके जो परिपक्वता है, परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? शारीरिक। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक कैसे है ये आपको मालूम है। मैच्योरिटी शारीरिक है 25 से 30 या 18 से प्लस, जैसे आप वाली अवस्था में आते हैं वैसे वैसे आप में ये परिवर्तन आना शुरू होते हैं। तो दोस्तों आज हम जो इसके अंदर जो परिवर्तन देखे कौन कौन से, जो इन दोनों में अंतर देखे, कौन कौन से देखे? परिपक्वता एक स्वाभाविक और प्राकृतिक दोनों है, जबकि अधिगम के लिए व्यवहारिक क्रिया है, ठीक है। परिपक्वता प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थितियों में होगा, जबकि अधिगम केवल अनुकूल स्थितियों के अंदर होगा। परिपक्वता 25 से 30 वर्ष की अवस्था में आती है, जबकि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपकी परिपक्वता जो है इसके लिए अंदर आपको अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अधिगम में आपको मोटिवेशनल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है, जबकि आपका अधिगम जो है मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की क्रिया है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अब हम देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया। कौन सा? अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया दो व्यक्तियों ने दी है। कौन कौन से ने दिए देख लीजिए। एक तो है स्मिथ, स्मिथ ने टोटल 3 बताए। कितने बताए? टोटल 3 बताए हैं। जबकि डिशेल, एक दूसरे भी है डिशेल, क्या नाम है? डिशेल। डिशेल ने कुल 5 बताए। कितने बताए? 5 बताए। 3 कौन कौन से बताए स्मिथ ने? स्मिथ ने 3 बताए। देखिए, एक तो है अभिप्रेरक, ठीक है, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है लक्ष्य उसमें उत्पन्न होने वाली बाधा। कैसे? देख लीजिए। एक तो एक ने जो 3 बताया इसने बताया, एक तो अभिप्रेरक, ठीक है, एक अभिप्रेरक, दूसरा लक्ष्य, तीसरा उसके अंदर बाधा, ठीक है। जबकि अपने जो डिशेल वैज्ञानिक है, हमारे जो डिशेल वैज्ञानिक, उन्होंने 5 बताए। कैसे? एक तो अभिप्रेरक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसके जो विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक तो आपका लक्ष्य हो गया, उसके बाद विभिन्न अनुक्रियाएं, उनमें से सही अनुक्रिया का चयन करना, उसके बाद उसके अंदर आने वाली बाधाएं, उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है ना। ये कौन कौन से हो गए? 5। सबसे पहले हो गया अभिप्रेरित व्यक्ति, सबसे पहले हो गया अभिप्रेरित व्यक्ति, ठीक है। दूसरा उसके बाद हो गया आपका बहुत सारी विभिन्न अनुक्रियाएं, ठीक है ना, विभिन्न अनुक्रियाएं। तीसरा आप ले लीजिए सही अनुक्रिया का चयन, उस विभिन्न अनुक्रिया में से सही अनुक्रिया का चयन, सही अनुक्रिया का चयन। फोर्थ ले लीजिए आप बाधा, उसके अंदर उत्पन्न होने वाली बाधा। उसके बाद फिफ्थ में आपका लक्ष्य, जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ठीक है ना दोस्तों।
इसलिए दोस्तों स्मिथ ने टोटल 3 बताए, अभिप्रेरक, अभिप्रेरक जो भी व्यक्ति जो ये सीखेगा अधिगम तक, उसके बाद जो आपका लक्ष्य होगा उसके अंदर उत्पन्न होने वाली बाधा। जबकि डिशेल ने 5 बताए, अभिप्रेरित व्यक्ति, विभिन्न अनुक्रियाएं, सही अनुक्रिया यानी कि जो विभिन्न अनुक्रिया में सही अनुक्रिया का चयन करना हो, बाधा, उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति। तो दोस्तों देखो क्या है एक्चुअल में, क्या है कि अगर आप कोई अधिगम कर रहे हैं तो उस अधिगम के अंदर आपको अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, और जो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशनल जो होता है वो आपको आवश्यकता के रूप में प्राप्त होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आप बेरोजगार हैं, ठीक है ना, और आपको रोजगार, अगर आपको रोजगार पाना है तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो आवश्यकता है ना, जो आपका मोटिवेशनल हो, आपको रोजगार प्राप्त करना है। तो इसके अंदर आपके जो दूसरा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए भूख के कारण आपको भोजन की आवश्यकता है, तो इसलिए आपको अभिप्रेरणा जो एक आवश्यकता के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि आप बेरोजगार हो तो आपको रोजगार यानी नौकरी की आवश्यकता है, और अगर आप भूखे हैं तो आपको भोजन की आवश्यकता है। यानी अभिप्रेरणा के लिए आपकी जो है सबसे बड़ा आवश्यकता एक तत्व मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसलिए दोस्तों ये कहते हैं कि एक जो टीचर होता है ना, उसको क्या करना चाहिए कि एक बच्चे को सबसे ज्यादा उसके अंदर इच्छा जागृत करनी चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले। यानी अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं तो सबसे पहले एक टीचर को आपके अंदर उसके लिए पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी बहुत ज्यादा, कि आपके अंदर आप इसको इस तरीके से पा सकते हैं। आप डेली पॉजिटिव रहिए, ये अगर आपको मतलब लगातार आप लक्ष्य के बारे में पॉजिटिव सोचिए, तो एक टीचर को क्या होता है कि सबसे पहले उसके अंदर इच्छा उत्पन्न करनी होती है। उसके बाद इच्छा उत्पन्न होने के बाद उसके अंदर उसके सामने एक लक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। उस लक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उसको एक स्वतंत्रता दी जाती है, मतलब उसको खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता है, मतलब एक खुले किसी भी जानवर की तरह मान लीजिए छोड़ दिया जाता है। अब वो बंदा क्या करता है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, बहुत जगह जगह हाथ फैलाता है, उसके बाद उसको एक सही चीज मिलती है, सही रास्ता मिलता है। उन सही अनुक्रिया का चयन कर जब तक वो अनुक्रिया का चयन करता है उस बीच के अंदर बाधा बहुत आती है, ठीक है ना, लेकिन जब वो सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है तो वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए बोलते हैं ये जो 5 तत्व इन्होंने डिशेल ने इसलिए बताया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे अधिगम के आपके जो तत्व। दोस्तों अब हम देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है कुल टोटल 5 है। कौन कौन से? एक तो है कि भैया आपके छात्र संबंधी जो क्रियाएं होती है, जो छात्र संबंधी कारक होते हैं, छात्र संबंधी कारक कैसे? देख लीजिए, छात्र संबंधी ऐसे कि एक बच्चा है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, ठीक है ना, उसकी परिपक्वता और उसके जो स्वास्थ्य है वो, और उसकी जो सीखने की क्षमता है, ये उसके अंदर ये सारी चीजें जो छात्र संबंधी कारक होते हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा शिक्षक संबंधी कैसे हो सकते हैं? आप खुद सोचिए कि एक जो टीचर है उसके शिक्षक संबंधी कारक कैसे प्रभावित कर सकते हैं अधिगम को? शिक्षक संबंधी ऐसे प्रभावित कर सकते हैं कि भैया जी आपका जो शिक्षक है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसमें योग्यता कितनी है, क्या वो सामने वाले को समझाने के लायक है, क्या वो उसके अंदर इतना ज्ञान है कि वो उतना अधिगम करवा सके, ठीक है ना। तो ये शिक्षक संबंधी कारक हो गए। तीसरा आप ये देख लीजिए शिक्षक संबंधी प्रक्रिया कैसे? कि जैसे आपकी जो विषय मतलब जो आपका जो भी पुस्तक है, ठीक है ना, तो जो आपकी जो बीच के अंदर जो भी इसने क्रिया काम में ली, मतलब शिक्षा संबंधी प्रक्रिया आप ये देख लीजिए कि इसने कोई प्रोजेक्टर काम में लिया शिक्षक ने, ठीक है, या फिर इसने कोई ऐसा कोई जो बीच में कोई ऐसा कंटेंट लेके आए जो कंटेंट हो, या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट है वो जो काम में लिया है, तो उससे आपके अधिगम को कितना प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये देख लीजिए चौथा, शिक्षक संबंधी के बाद आपका आता है विषय वस्तु संबंधी। विषय वस्तु कैसे? विषय वस्तु यानी कि आपकी जो पुस्तक है, जो भी आपकी बुक है, उसके अंदर जो प्रिंटिंग है वो कैसी छपी हुई है, क्या उसके अंदर अक्षर बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है ना, क्या उसकी जो भाषा है उसकी कठिनाई का स्तर कितना अच्छा है, यानी कि अगर वो इसका अगर स्तर लो होगा तो सीखने में आसानी होगी, कठिनाई का स्तर ज्यादा होगा तो समझने में टाइम लगेगा, जो आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है विषय वस्तु के बाद लास्ट आता है आपका वातावरण संबंधी। कौन सा? वातावरण संबंधी कैसा? कि भाई साहब आप जो जहाँ पर भैया जी आप जहाँ पर अधिगम कर रहे हैं, आप जिस कक्षा में बैठे हैं, जहाँ जिस भी वातावरण में बैठे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, क्या वहाँ का वातावरण शांत है या वहाँ पर शोरगुल ज्यादा है, क्या वहाँ पर स्मेल आती है, मतलब इस तरह के बहुत से अनुक्रिया बहुत सी चीजें जो वातावरण के अनुसार जो आपके अधिगम को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये हमने अधिगम को क्या क्या पढ़ा था, आज हमने अधिगम में शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको, जो है हमने अधिगम की सबसे उस समय परिभाषा देख ली। आज हमने अधिगम के अंदर क्या क्या पढ़ा? एक तो परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता दिखा। दूसरा इन दोनों के अंदर अंतर देखा, ठीक है ना, परिपक्वता और अधिगम में अंतर देखा हमने आज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखे, और उसके बाद उससे पहले हमने देखा था अधिगम और जो अधिगम के अंदर आपकी जो स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन ये देखा। और जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी दोस्तों, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत, एक एक सिद्धांत पे एक एक वीडियो होगी, ठीक है ना दोस्तों, वो काफी लंबा वीडियो होगा।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लंबा लगता है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो के अंदर आपके ऊपर जो वीडियो चलती है उसके अंदर लास्ट में जहाँ आपके लेफ्ट साइड में 3 बिंदु आते हैं, वहां पर आप क्लिक कीजिए और वीडियो को जो 1.5 की जो मल्टीप्लाई उसके ऊपर कर लीजिए, उसके ऊपर आप उसको वीडियो को तेज कर सकते हैं और वहां से आप वीडियो को जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।